सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सुरेंद्र राजपूत जी आपसे। भाई, प्रधानमंत्री ने तो कहीं नहीं लिखा मैं प्रचार कर रहा हूं, उनके 3 ट्वीट में कहीं ये नहीं कहा गया कि देखो मेरे को बुला लिया फिर से G7 में। तो जयराम रमेश जी के इस ट्वीट का मतलब क्या है? कहीं मोदी अपनी ब्रांडिंग और मजबूत ना कर ले, कांग्रेस क्या उसको रोकने की कोशिश कर रही है? दीपक भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये अलग बात है कि दिल और दिमाग पे संघर्ष चलता है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरा दिल भी वही कहता है जो मेरा दिमाग कहता है। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में और मैं कभी छुपाता नहीं। अरे सर 2 मिनट आप 3 मिनट लीजिए सर, हमें भी तो पूरी बात कह लेने दिया कीजिए। आप हमारे सरपंच हो सर। हम आपसे 2-3 बातें कह रहे हैं। लगातार जिस तरीके से विश्व गुरु के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी ब्रांडिंग करने की बात करते हैं और उन जगहों पे अपनी ब्रांडिंग करने की बात करते हैं जो समिटें 1976 से चल रही हैं, जहां भारत 2003 से जा रहा है। लगातार भारत की बढ़ती अहमियत का पता चलता है, बढ़ते भरोसे का पता चलता है। और लगातार सरकारें किसी की भी रही हूं, हमारा प्रधानमंत्री लगातार सशक्त होते हुए भारत का नेतृत्व करता है और प्रधानमंत्री सशक्त होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी उस प्रधानमंत्री के पद को सशक्त करने की जगह पर उसके नाम पर अपने आप को सशक्त करने की बात करते हैं या अपने आप को गुरु दिखाने की बात करते हैं, चाहे वो G20 का मामला, अब G20 में आप उठाइए, राकेश सिन्हा जी भी बड़े प्रखर हैं, हमारे मतभेद हैं इनसे, एक दूसरे दल में है लेकिन विद्वान है। आप बताइए कि G20 समिट लगातार 20 देशों में रोटेशनल बेस पे मिलती है, लगातार रोटेशनल बेस पे। इसमें कहीं कोई ना बड़ा ना कोई छोटा। इंडोनेशिया जैसा छोटा देश इससे पहले अध्यक्ष था, इस बार हम अध्यक्ष हैं। इस तरीके से पूरे देश में G20 की ब्रांडिंग की और प्रधानमंत्री जी की ब्रांडिंग की भारतीय जनता पार्टी और उनके छत्रपों ने। ऐसा लगता था जैसे इससे पहले G20 कभी आया ही नहीं, किसी के यहां नहीं आया। तो इस तरीके की जब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक वर्ग है प्रचार और प्रसार करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर प्रश्न उठते हैं और हम वही प्रश्न उठाते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद हमारा मजबूत पद है, भारत के सक्षम होते नेतृत्व का प्रतीक है। इस पर कोई, इस पद पर जो भी बैठेगा वो मजबूत शख्स होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मनमोहन सिंह जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, उससे पहले नरसिम्हा राव साहब हो, SD देवेगौड़ा साहब हो, IK गुजराल साहब हो, या राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री साहब हो, या जवाहरलाल नेहरू साहब हो, लगातार हमारे ऊपर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। तो यहां पर जब प्रधानमंत्री जी की पर्सनल ब्रांडिंग करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो निश्चित तौर पर उस पर हम प्रश्न भी करेंगे, उनके पद की बात भी करेंगे, उनके कद की बात भी करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बातों में उलझा करके मूल मुद्दों को भटकाती है देश की, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे कर्नाटक की हार की बात हो, इन सारे मुद्दों पर भटकाने की बात करेंगे, भटकाने, अटकाने और लटकाने की, तो निश्चित तौर पर हम ये बात उठाएंगे। हमारा तो इतना मानना है। ठीक है, मैं सीधे राकेश सिन्हा जी के पास चलता हूं। राकेश सिन्हा जी, प्रधानमंत्री स्वयं की ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उठाई है, मैं उसका जवाब देता हूं। उन्होंने G20 के बारे में कहा कि G20 रोटेशनल बेसिस होता है, सही बात कहा, रोटेशनल बेसिस होता है। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्यों नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है और नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या महत्व है। ये महत्व सिर्फ भारत के लिए होता तो बहुत महत्व का नहीं होता। ये महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे हुआ है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। लीग ऑफ नेशन, आप जानते हैं 84 लीग ऑफ नेशंस बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। वो क्यों विफल हुआ? क्योंकि कुछ राजनेताओं के हाथों का हथकंडा था। यूनाइटेड नेशन बना, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्यों असफल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो डीमिलिटराइजेशन हो या एटॉमिक जो कंपटीशन है उससे दूर करने की बात हो, दुनिया की समस्याओं से क्यों नहीं निजात पा रहा है? क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं वे राष्ट्राध्यक्षों की संस्थाएं बनकर रह गई। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के द्वारा पूरी दुनिया में एक मॉडल दिया है। यह मॉडल प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसी राजनेता ने नहीं दिया। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतांत्रिककरण करना, यानी लोकतांत्रिकरण करना सिर्फ राष्ट्रों के बीच नहीं, जनता का संस्थाओं से सीधा संबंध होना। आप चौरसिया जी बताएं और राजपूत जी बता दें, यहाँ पुरोहित जी बैठे हुए बता दें, कब ऐसा हुआ है किस राजनेता ने किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को जनमानस से, जनमत से जोड़ा है, सक्रिय भागीदारी G20 में कर दिया। आज पूरी दुनिया के लोग इस बात की रुचि ले रहे हैं कि G20 है क्या, G20 क्या करेगा, हम क्या योगदान दे सकते हैं।
पॉलिसी मेकर्स लेयर से लेयर जुड़ गए हैं, जनता में जो भागीदारी रखते हैं वे जुड़ गए हैं। इस बात को आप क्या छोटी बात मानते हैं? जो एक विड्रो विल्सन ने, अमेरिका का राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय संस्था में हस्तक्षेप किया था, उसके बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस बात को बाइडेन भी स्वीकार कर रहे हैं, पुतिन भी स्वीकार कर रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व को बचाने के लिए वन हेल्थ, वन ग्लोब, वन हेल्थ की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा। क्लाइमेट पर पहले भी भारत उठाता था, ऐसा नहीं क्लाइमेट की बात भारत नहीं करता था। पहली बार भारत ने पश्चिम को बताया, और हमारे पर्यावरण मंत्री अब भूपेंद्र यादव जी का बार बार देख रहे सम्मेलनों में जा रहे हैं, किस प्रकार से भारत को अहमियत मिल रही है कि भारत जो कह रहा है कि क्लाइमेट की समस्या पूरे अस्तित्व की समस्या है और पश्चिम के देश इससे बच नहीं सकते हैं, तृतीय या विकासशील देशों पर थोप नहीं सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पहली बार दुनिया के इतिहास में विड्रो विल्सन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से, अपनी शख्सियत से और भारत के 130 करोड़ की जनता की ताकत से और इसके साथ एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर नेहरू जी भी जाते थे, इंदिरा गांधी भी जाती थी। वे सब कभी कैनेडी को कोट करते थे, कभी चर्चिल को कोट करते थे, कभी चैम्बरलिन को कोट करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की ज्ञान परंपरा से, चाहे वो क्लाइमेट का विषय हो, चाहे हेल्थ का विषय हो, उसको भारत की ज्ञान परंपरा के सूत्रों को दुनिया के सामने रखा। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वे भारतीय संस्कृति के एक दूत के रूप में दुनिया के मंचों पर जाते हैं। और तीसरी बात, इसको कह के मैं समाप्त करूंगा कि दुनिया के मंच पर इतने कम समय में दो चीजों की जो उनकी पहल है प्रधानमंत्री जी की। पहला, योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करना। भारत का प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जो इस प्रस्ताव को लिया, इस प्रस्ताव को रखा, और उस वक्त भारत में क्या हो रहा था, चौरसिया जी, मैंने आपके साथ दर्जनों डिबेट किया है कि योग सांप्रदायिक है या सेकुलर है, और मैं बार बार मुझे याद है मुश्किल से डिफेंड करता था कि ये तो इसका सांप्रदायिकता से कोई संबंध नहीं है। पूरी दुनिया कही 170 से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। रूस से लेकर अमेरिका तक योग होने लगे। भारत में इस बात का चल रहा था कि सूर्य नमस्कार करें या अनुलोम विलोम करें, या दोनों नहीं करें। और दूसरी बात, ये मोटा अनाज जिसको श्री अन्न प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ नीति नहीं बनाते हैं, सिर्फ नीति का कार्यान्वयन नहीं करते हैं, गुणात्मक परिवर्तन और मोटा अनाज, उनको उन्होंने श्री अन्न दिया और पूरी दुनिया को कहा कि ये सिर्फ हमारे लिए उपयोगी नहीं है, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। कोविड के बाद दुनिया ने रियलाइज किया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कोविड के समय में सक्रियता दिखाई, यह एक सकारात्मक रुख अपनाया, और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय ये जो मिलेट्स है इंटरनेशनल डे के रूप में मना रही, इंटरनेशनल ईयर के रूप में मना रही। इससे मैंने सबसे इतना ही कहा कि आप मतांतर रखिए, आप आलोचना कीजिए, लेकिन जो रचनात्मकता है जिसमें देश को प्रतिष्ठा मिलती है, दुनिया के लोगों को सुरक्षा, शांति, सौहार्द मिलता है, उसमें कम से कम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो या बाइडेन हो या पुतिन हो, उनका विरोध मत कीजिए। ठीक है। Z News.